एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में लिया गया। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के सभी जिलों के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 32 जिले एनसीआर में आते हैं, जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 55,000 वर्ग किलोमीटर है। बोर्ड की मीटिंग परिवर्तन स्कीम के तहत पॉल्यूशन रोकने पर चर्चा हुई। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने पर भी मंथन हुआ। इसमें कम किया जाए ऐसी मांग कुछ प्रदेशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले में तय किया है तो सारे का सारा एरिया ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर निशाना साधा। सेक्टर 16 स्थित सन फ्लैग चौक के पास सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि जिस तरह ऋषि मुनियों की तपस्या में राक्षस विघ्न डालते थे, उसी तरह आज भी कुछ लोग विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सन फ्लैग चौक की तर्ज पर पूरे फरीदाबाद का विकास किया जाएगा और उनके सपनों का शहर जल्द तैयार होगा। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यदि पार्षद एकमत नहीं हो पाते हैं तो नियुक्ति करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा नगर निगमों की जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम की जांच होगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। फरीदाबाद के उद्योगपतियों को विदेश में बैठे गैंगस्टरों से धमकी दिलवाने वाला निकला इंटेलिजेंस ब्यूरो का सब इंस्पेक्टर। सिकंदर नाम का यह व्यक्ति इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के पद पर था तैनात। फरीदाबाद के मोटुका नगला गांव का रहने वाला है सिकंदर। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी आईबी के सब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश कर आरोपी सिकंदर को 14 दिन के लिए भेजा गया। जी, फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई में पहले ही सेक्टर 9 के रहने वाले दीपक गोयल को उद्योगपतियों को धमकी दिलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दीपक गोयल की हो चुकी थी जमानत। फरीदाबाद में करीब 8 से 10 उद्योगपतियों को अब तक दी जा चुकी है धमकी। गुरुग्राम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने डीसीपी क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में निर्माणाधीन साइटों, झुग्गी बस्तियों और संवेदनशील इलाकों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस जांच में सभी आरोपियों के पास बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ में दौरान ये खुलासा हुआ है कि ये सभी कालियागंज बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और मजदूर बनकर गुरुग्राम में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को डिपोर्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किराएदारों, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराएं ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। लद्दाख के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल कारपोखर गार्डन में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर पर्यटकों ने गंभीर चिंता जताई है। लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या के बीच यहां साफ सफाई, पेयजल और कचरा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। मीडिया से बातचीत में पर्यटकों ने मांग की कि गार्डन में साफ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और पानी की सप्लाई या पंप लगाए जाएं, ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ महिलाओं और आम लोगों के लिए टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा मौजूद नहीं है, जिससे परिवारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पर्यटकों ने कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियम लागू करने की भी मांग की है। लद्दाख का ये खूबसूरत गार्डन जहां एक और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं की कमी से इसे चुनौतीपूर्ण भी बना रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कब तक ठोस कदम उठाता है। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। यात्रा शुरू होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में मंगलवार को सांबा जिले के चीची माता मंदिर से लेकर सांबा के मुख्य चौक तक सुरक्षा बलों द्वारा भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य अमरनाथ यात्रा के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना था। इस फ्लैग मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ,
CISF तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने भाग लिया। सुरक्षा बलों ने शहर के प्रमुख इलाकों में मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अधिकारियों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुंछ के मोहल्ला पुराना पुंछ स्थित नानक एकेडमी में जिला ताइक्वांडो एकेडमी के सहयोग से लड़कियों के लिए आयोजित निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को दोपहर बाद संपन्न हो गया। इस शिविर में 100 से अधिक लड़कियों ने भाग लेकर आत्मरक्षा के गुर सीखे। शिविर के समापन अवसर पर कार्यक्रम का समारोप समारोह भी आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल गुरबख्श सिंह और ताइक्वांडो कोच राजेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर DSP तानिया गुप्ता और SSP पुंछ डॉक्टर अजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम लड़कियों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों ने कहा कि इस शिविर से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। उनका कहना है कि सभी लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को कम किया जा सके। ये शिविर न सिर्फ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बना, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम भी साबित हुआ। रियासी में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सेना, CRPF, BSF, ITBP और पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही दौड़, पुशअप और अन्य शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से उनकी फिटनेस और क्षमता को भी निखारा गया। प्रशिक्षण के समापन पर रियासी के युवाओं को ट्रैक सूट, किताबें, पेन और डायरी वितरित की गई, ताकि वे अपनी पढ़ाई और भर्ती की तैयारी को लगातार जारी रख सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं का कहना है कि रियासी में इस तरह की सुविधाएं सीमित है और CRPF की ये पहल उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हुई है। युवाओं के अनुसार इस प्रशिक्षण में उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और भर्ती प्रक्रिया को समझने में काफी मदद की है। जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और अवसर की है। CO मनोज वर्मा ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी रियासी के युवाओं को भर्ती संबंधी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में CRPF हर संभव सहयोग करेगी। भागलपुर नौगछिया के चांद नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ससुराल पहुंचे एक दामाद के साथ कथित तौर पर जमकर मारपीट की गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद कैसर के मामा द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार 14 जुलाई को कैसर को उसके ससुराल बुलाया गया था। आरोप है कि देर रात करीब 11 बजे ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। परिजनों ने मोहम्मद निहाल, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद चांद, जूली खातून और हाफिज खातून समेत अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना में घायल कैसर को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए नौगछिया से मायागंज रेफर कर दिया गया। हालांकि मारपीट किन कारणों से हुई, इसका स्पष्ट खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव तुमझेड़ा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पिता बच्चे पर नशीला पदार्थ लाने का दबाव बना रहा था। बच्चे के इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि वीडियो की आजाद पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की सत्यता पुलिस और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो में एक व्यक्ति कथित रूप से अपने बच्चे के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि आरोपी बच्चे का पिता है। आरोप है कि उसने बच्चे से नशीला पदार्थ लाने को कहा था और मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इटावा में प्रेम विवाह करना एक युवक को महंगा पड़ गया। इटावा के सिविल लाइन इलाके में अदालत परिसर में ही प्रेम विवाह करने वाले युवक को लड़की पक्ष के लोगों ने पीट डाला।
असल में अदालत में प्रेम विवाह करने वाली लड़की ने युवक के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद अदालत ने लड़की को युवक के साथ जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर मारपीट कर दी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि युवक के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने युवती के 3 परिजनों को हिरासत में लेकर शांति भंग करने की कार्रवाई की। इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवक का मेडिकल जांच करवाई। इसी के साथ 3 आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आज दिल्ली के मदनपुर खदर इलाके में एमसीडी ने ओजोन में आने वाले स्ट्रक्चर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मदनपुर खदर इलाके में जिस जगह बुलडोजर एक्शन हुआ वहां ज्यादातर झुग्गियां हैं और यहां रहने वाले लोग कबाड़ी का काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक पक्के स्ट्रक्चर भी थे जिन्हें तोड़ा गया। वहीं इलियास ने बताया कि साल 2018 में एक किसान से ये जगह 5 लाख रुपए में खरीदी थी। इलियास के पास एक कॉपी है जिसमें उन्होंने किश्तों में पैसे दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक कॉपी पर लिखा हुआ है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब ये निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा होता है। इलियास अब पुलिस में इसकी शिकायत करने की बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट जिले के केशवपुरम इलाके का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने सड़क किनारे रेहड़ी के पास खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस के अनुसार तकनीकी और स्थानीय जांच के आधार पर आरोपी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। रोहिणी बेगमपुर थाना अंतर्गत बेगमपुर भरत विहार दिल्ली में 27 वर्षीय सागर पर जानलेवा हमला हुआ। सागर का आरोप है कि पड़ोसी से थोड़ी बहुत कहासुनी पर उनको कई लड़कों ने धर दबोचा और धारदार हथियार से हमला किया। इस घटना के बाद सागर ने 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सागर को इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया। हालांकि सागर का आरोप है कि कुछ लड़कों ने संजय गांधी हॉस्पिटल में भी पुलिस वालों के सामने फिर से मुझे पीटा है और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। वहीं परिजनों का भी आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही थाना बेगमपुर में हमारी सुनवाई हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राजधानी के कई इलाकों के लिए अगले 3 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम दिल्ली में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि पूर्वी और मध्य दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों को खुले स्थानों पर पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लद्दाख में चल रहे विकास कार्यों और क्षेत्र के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बुनियादी ढांचे, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही विकसित भारत के विजन के तहत लद्दाख के समग्र और तेज विकास के लिए आगे की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। दिल्ली सरकार राजधानी को हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत इस बार 70 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ अभियान की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वृक्षारोपण की रणनीति, पौधों की उपलब्धता और उसकी निगरानी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने इसके लिए ई फॉरेस्ट ग्रीन ड्राइव पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे ट्री बैंक और वृक्ष रथों के माध्यम से नागरिकों तक मुफ्त पौधे पहुंचाए जाएंगे। पौधा लगाने के बाद
उनकी जियो टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसके बाद प्रतिभागियों को पर्यावरण रक्षक और ई प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। दिल्ली में पानी की गुणवत्ता पर अब तकनीक की निगरानी होगी। गुलमोहर पार्क में लगाए गए ऑनलाइन वाटर एनालाइजर के जरिए पानी के पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। दावा है कि इससे पानी में किसी भी तरह के प्रदूषण का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन वाटर एनालाइजर पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, ये परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित की गई है। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले गुलमोहर पार्क क्षेत्र में पानी के दूषित होने की शिकायतें सामने आई थी, जिनका समाधान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया गया। चूँकि पानी की पाइपें भूमिगत होती हैं, सभी पाइपलाइन अंडरग्राउंड होती हैं और इसलिए इस तरह के वाटर एनालाइजर की मदद से पानी के पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर की लगातार निगरानी की जा सकेगी। ये तकनीकी पानी में किसी भी तरह के प्रदूषण या गड़बड़ी का तुरंत पता लगाने और उसके स्रोत की पहचान करने में मदद करेगी। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो दिल्ली जल बोर्ड इसे पूरे दिल्ली शहर में लागू करने पर विचार करेगा। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे कट खुडलिया से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 112 किलोग्राम अवैध गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही क्रेटा कार भी बरामद की है। बरामद गांजे की अंतर्राज्यीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अपराध नियंत्रण और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा था और इसी दौरान संयुक्त टीम को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे कट क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई की गई और तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच आगे भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के खरखौदा क्षेत्र में थाना परिसर की भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण के जरिए बनाई गई एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राजस्व विभाग की पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मस्जिद के इमाम को 7 दिन में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और कथित अवैध निर्माण हटाने का नोटिस भी जारी किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार खरखौदा थाना परिसर में स्थित और स्थानीय स्तर पर थाने वाली मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध जामा मस्जिद की भूमि की पैमाइश के दौरान पता चला कि मस्जिद का निर्माण थाने की भूमि पर किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मस्जिद के इमाम अब्दुल गफ्फार से स्वामित्व संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन पुलिस का दावा है कि रविवार शाम तक कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पुलिस के मुताबिक मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर स्थित खरखौदा थाना आजादी से पहले का है और राजस्व अभिलेखों में खसरा संख्या 1217 की 6450 वर्ग मीटर भूमि लंबे समय से थाना परिसर के नाम दर्ज है। अधिकारियों का कहना है कि इस भूमि पर बाद में मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरठ पुलिस ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से मोबाइल चोरों का गैंग पकड़ा है। 2 लोगों के इस गैंग में पुलिस ने आरोपी वसीम उसके साथी अनस उर्फ अंचू को अरेस्ट किया है। ये दोनों ही आरोपी मेरठ से मोबाइल चुराकर अपने आसपास के जिलों में जाकर कम कीमतों पर बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए 30 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया है कि शहर के मुख्य चौराहों से लेकर अन्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के गैंग को पकड़ा है। इसमें वसीम और अनस उर्फ अंचू 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से पुलिस को मौके पर 4 मोबाइल फोन मिले हैं। बाद में पूछताछ करने पर निशानदेही पर पुलिस ने कुल 30 मोबाइल जो चोरी के हैं वो जब्त किए हैं। ये मोबाइल इन दोनों ने हापुड़ बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों से चुराए हैं। आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। ये दोनों ही मिलकर मोबाइल चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे। हरियाणा के पानीपत जिले से रेलबाजों के पागलपन और भारी लापरवाही का एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर सस्ते व्यूज और लाइक बटोरने की होड़ में कुछ युवकों ने न केवल खुद की बल्कि हाईवे पर चल रहे सैकड़ों वाहन चालकों की जान भी जोखिम में डाल दी। रील बनाने के चक्कर में युवकों ने ओवरब्रिज की रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे मुख्य सड़क पर 10-10 रुपए के नोटों की खुलेआम बरसात शुरू कर दी। रीलबाजों द्वारा ऊपर पुल से जैसे ही नोट नीचे फेंके गए, जीटी रोड पर
नीचे चल रहे ट्रैफिक के बीच भारी अफरा तफरी मच गई। रास्ते से गुजर रहे राहगीर, बाइक सवार और ऑटो चालक अपनी गाड़ियों बीच सड़क पर ही खड़ी कर नोट लूटने के लिए दौड़ पड़े। भारी और तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच लोग जान जोखिम में डालकर 10-10 के नोट बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सड़क पर चल रही गाड़ियां अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर हुई। गनीमत ये रही कि इस आपाधापी के दौरान कोई बड़ा सड़क हादसा नहीं हुआ, अन्यथा भारी संख्या में लोग हताहत हो सकते थे। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की हत्या की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने लाडोद रोड क्षेत्र से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 अवैध पिस्टल, 13 मैगजीन और 80 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने एक परिजन की हत्या का बदला लेने के लिए 5 लोगों की हत्या की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार